मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में आपको परागण क्या होता है उसके बारे में बताया जा चुका है ना। और उसके पहले हमने देखा कि भ्रूण कोश में कैसे 8 केंद्र की और 7 कोश की अवस्था पाई जाती है। तो अच्छे से तैयारी करिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर हमने परागण भी देख लिया था और आपको बताया जाता है आज परागण के प्रकार, ठीक है। आज हम परागण के प्रकार का अच्छे से अध्ययन करेंगे कि परागण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, उनके लिए क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए और उनके क्या क्या लाभ होते हैं तथा क्या हानियां होते हैं, उनका आज हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो कृपया ध्यान से बैठिए, ठीक है, और अच्छे से सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, उसको कॉपी में नोट करिए और आज ही तैयारी कर लीजिए। चलिए, तो आज देखना है परागण के प्रकार, ठीक है। परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और दूसरा होता है परपरागण, है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो इस प्रकार से पॉलिनेशन जो है 2 टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हम यहाँ पे दोनों को एक साथ देखते हैं क्योंकि एक साथ देखेंगे तो हमें टाइम भी कम लगेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्वपरागण और ये हो गया हमारा परपरागण, ठीक है। चलिए, इनमें हम जो है देखते हैं कौन कौन से कंडीशन है, क्या क्या इनके डेफिनेशन है, क्या बोलते हैं इनको और क्या इनका लाभ रहेगा और क्या हानि रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे कल मैं बताई थी, देखिए स्वपरागण और परपरागण स्टार्ट करने के पहले मैं आपको 3 चीज़ें बता देती हूँ, है ना, जो इसको जानने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान से उसको सुनिएगा। देखिए, पहला है एक लिंगी, ठीक है। पहला क्या है, एक लिंगी, जिसको हम मोनोसेक्सुअली कहते हैं, ठीक है। तो एक लिंगी पौधा किसको बोलते हैं, ठीक है, या एक लिंगी पुष्प किसको बोलते हैं। बिल्कुल सरल, एक मतलब एक ही होना चाहिए, ठीक है, एक ही लिंग होना चाहिए, मतलब या तो उसमें स्त्रीलिंग होना चाहिए या तो उसमें पुल्लिंग होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो ऐसे पुष्प, ठीक है, ऐसे पुष्प जिसमें केवल नर जननांग पुंकेसर या मादा जननांग स्त्री केसर पाए जाते हैं, दोनों में से एक, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से एक पाए जाते हैं। तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प और ऐसे पौधे को एक लिंगी पौधे कहते हैं। क्लियर। ऐसे पुष्प, ठीक है, जिसमें केवल नर जननांग अर्थात पुंकेसर या मादा जननांग अर्थात स्त्री केसर पाए जाते हैं, उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं और ऐसे पौधे को एक लिंगी पौधे कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें एक पुष्प में केवल स्त्री केसर रहते हैं और दूसरे पुष्प में केवल पुंकेसर रहते हैं, मतलब इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पुष्प में रहते हैं। जैसे कि आपका पपीता है, ठीक है, पाम है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका पाम मतलब ताड़, जानते हो ना। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, ये एक लिंगी पौधे होते हैं और पुष्प होते हैं। क्लियर। उसके बाद द्विलिंगी। अब द्विलिंगी मतलब इसमें जो स्त्री केसर होते हैं और जो पुंकेसर होते हैं वो दोनों एक ही पुष्प में एक साथ रहते हैं। तो ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं और ऐसे पौधे को हम द्विलिंगी पौधे कहते हैं। क्लियर। जैसे कि आपका क्या है, भिंडी है, बैगन है, मटर है, इन सभी में नर पुष्प और मादा पुष्प एक साथ, मतलब नर भाग और मादा भाग एक ही पुष्प में रहते हैं, तो इसको द्विलिंगी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद है उभयलिंगी। अब उभयलिंगी किसको बोलते हैं, तो आपने देखा होगा करेले में, है ना, कद्दू में, अर्थात जो हमारा कद्दू होता है, सफ़ेद कद्दू होता है ना, लौकी होते हैं, इन सब में आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि जनरली ये सब पौधे तो सबके घर में पाए जाते हैं, है ना, विशेष तौर पर लगाए ही जाते हैं या नहीं लगाए जाते तो आपने दूसरे के घर में भी देखा होगा। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक ही पुष्प में आप देखे होंगे, मतलब इसमें ऐसे पुष्प खिलते हैं जिनमें क्या होता है,
और दूसरे में क्या होता है, फल का विकास होता है। मतलब एक पुष्प द्वारा फल का विकास नहीं होता और दूसरे पुष्प द्वारा फल का विकास होता है। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा, जैसे करेले का पौधा है तो एक मतलब उस पौधे में एक पुष्प जो है सिंपल से खिलता है, और दूसरे पुष्प में देखेंगे तो नीचे में छोटा सा करेला रहता है, उसके ऊपर फिर पुष्प निकला रहता है ना। और उसी प्रकार कुमड़ा में भी होता है, एक पुष्प जो सिंपल सा खिला होता है, और उसी के दूसरे पुष्प में देखेंगे तो उसके नीचे में पहले छोटा सा कुमड़ा रहता है, फिर उसके ऊपर में क्या होते हैं, पुष्प का विकास होता है। उसी प्रकार आपने कद्दू में भी देखे होंगे, कद्दू में भी एक सिंपल फूल खिलता है, ठीक है, और उसी पौधे में एक दूसरा पुष्प रहता है जिसमें नीचे में छोटा सा कद्दू रहता है और उसके ऊपर फिर पुष्प का विकास होता है। लौकी में भी ऐसा ही होता है ना। तो ये ऐसे पौधे होते हैं। अब देखो, इसमें जिस पौधे से फल का विकास नहीं होता वो क्या होता है, नर पुष्प होता है, और जिस पौधे में पहले छोटे से फल बन जा रहता है ना, वो क्या होता है, मादा पुष्प होता है। समझ में आया? तो देख रहे हैं कि लौकी, करेला, कद्दू में क्या होता है, एक ही पौधे पर नर पुष्प और मादा पुष्प रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है उसमें क्या होते हैं, पुष्प रहते हैं, ठीक है। तो पुष्प जो है क्रम से रहते हैं, पहले नर पुष्प का विकास हुआ तो उसके आगे में मादा पुष्प बनेगा, फिर उसके आगे में नर पुष्प, फिर उसके आगे में मादा पुष्प। तो इस प्रकार से जो है अल्टरनेट जो है चलते रहता है। और इस प्रकार से उस पौधे में एक पुष्प रहता है जिसमें केवल और केवल नर भाग रहते हैं, और एक पुष्प जो रहता है वो उसमें केवल और केवल मादा भाग। कहने का मतलब उसमें जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी टाइप के होते हैं, लेकिन वो एक ही पौधे में रहते हैं। मतलब एक ही पौधे में नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं उभय लिंगी। समझ में आ गया? तो एक लिंगी में पौधे में, ठीक है, पौधे में केवल एक ही या तो नर पुष्प पाया जाएगा या तो मादा पुष्प पाया जाएगा, और द्विलिंगी में उस पौधे में क्या होगा, दोनों, ठीक है। मतलब उस पौधे के जो पुष्प रहेंगे उसमें नर और मादा दोनों ही युग्मक पाए जाते हैं, ठीक है, और अर्थात दोनों ही भाग पाए जाते हैं। और उभयलिंगी में क्या होता है, तो उभयलिंगी में दोनों नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे में स्थित रहते हैं। चलिए, तो मैं आपको उदाहरण भी बता चुकी है ना, तो हमको जानने के लिए जरूरी था। अब देख लेते हैं स्वपरागण। कल आपको परागण की प्रोसेस में बताया गया था, परागण की प्रक्रिया में बताया गया था कि क्या होते हैं, किसी पौधे में स्थित पुष्प के परागकण परागकोश से बाहर निकलकर या तो उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाते हैं, या तो फिर दूसरे पौधे के उसी जाति के दूसरे पौधे में स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, या फिर उसी किसी अन्य पौधे के, ठीक है, किसी अन्य पौधे के क्या होते हैं, सुग्राहक वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की यही प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, जो दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। क्लियर हो गया सबको? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए होता क्या है, देखिए इस प्रकार से हमारा ये क्या है, पौधा है ना। तो पौधे में मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से फ्लावर लगे हैं, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ भी फ्लावर लगा है, ठीक है। तो इसको हम नर पुष्प, मान लीजिए ये नर पुष्प हुआ और ये मादा पुष्प हुआ। तो देखो एक ही पौधे पर नर पुष्प और मादा पुष्प जब लगे होते हैं तो उसको उभयलिंगी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यदि पौधे पर केवल एक ही भाग लगा हो ना, नर या फिर मादा, उसको एक लिंगी बोलते हैं, और द्विलिंगी किसको बोलते हैं, इसी में नर भाग भी हो और मादा भाग भी हो तो इसको द्विलिंगी बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब तो समझ में आ गया। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से हम पुष्प बनाते हैं, है ना, ठीक है, और ये उसका पुंकेसर हो गया, देखो, ठीक है। देखो इस प्रकार से पुंकेसर हो गया। तो पुंकेसर जब फटते हैं तो इसमें भरे हुए परागकण बाहर निकलते हैं, है ना। पुंकेसर जब फटता है तो इसमें भरा हुआ परागकण क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। तो जब ये परागकोश हो गया, ठीक है, परागकोश के फटने से परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। तो जब परागकोश से
परागकण बाहर निकलकर यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प, उसी पौधे में स्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसको स्वपरागण कहते हैं। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पर एक ही पौधे में ये क्रिया हो रही है। कहने का मतलब है जिस पौधे से परागकण निकला, जिस पौधे के परागकोश से परागकण निकला, वो परागकण उसी पौधे के पुष्प में जाते हैं या फिर जिस पुष्प से परागकण निकला उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसको स्वपरागण कहते हैं। क्लियर हुआ? और परपरागण में होता क्या है, परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसको परपरागण कहते हैं। एक बार और क्लियर कर देती हूँ। परागण का वह प्रकार जिसमें किसी पौधे में स्थित पुष्प के परागकण परागकोश से बाहर निकलकर उसी पौधे के सुग्राहक वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे में स्थित किसी दूसरे पौधे पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसको स्वपरागण कहते हैं। और परागण का वह प्रकार जिसमें किसी पुष्प के परागकण परागकोश से बाहर निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसको परपरागण कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे परागकण हमेशा उसी जाति, यदि बाहर निकल के कहीं पर जा रहा है उसी पौधे के, उसी जाति के जो पौधे रहेंगे ना उसी के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, किसी अन्य जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो इस प्रकार से परागण क्या है हमने देख लिया और स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है उसको भी हमने देख लिया। अब देखते हैं स्वपरागण हेतु अनुकूलताएं। और परपरागण हेतु अनुकूलताएं। चलिए, तो स्वपरागण हेतु क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए और परपरागण हेतु क्या क्या अनुकूलताएं। अनुकूलताएं मतलब अनुकूल परिस्थिति जिसमें पौधे आसानी से परागण कर सके। ठीक है, तो स्वपरागण करने के लिए क्या अनुकूल, क्योंकि जब अनुकूल परिस्थिति नहीं होती तो हम कोई भी क्रिया नहीं कर पाते हैं, सब जानते हो इस बात को, है ना। तो हम कोई भी क्रिया को होने के लिए उस क्रिया हेतु अनुकूल परिस्थिति का होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी वो क्रिया सुचारू रूप से अच्छे से और सरलता पूर्वक क्या होती, संपन्न हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। तो स्वपरागण और परपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलताएं होती है या होनी चाहिए उसका आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला अनुकूलता देखते हैं, द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एक लिंगी। देखो, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, स्वपरागण तभी, देखो स्वपरागण तभी होता है, ठीक है, स्व मतलब उसी पौधे के पुष्प में जाना चाहिए या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में जाना चाहिए, है ना। तो स्वपरागण में क्या होना चाहिए, पौधे, स्वपरागण तभी होता है जब पौधे क्या हो, द्विलिंगी हो, पौधे के पुष्प क्या हो, द्विलिंगी हो या फिर पौधा उभयलिंगी हो। ठीक है, कहने का मतलब है जब पौधा का पुष्प द्विलिंगी होगा तो उस द्विलिंगी मतलब उसमें नर और मतलब पुंकेसर और वर्तिकाग्र दोनों है ना। तो पुंकेसर से क्या होंगे, परागकण। देखिए अभी आपको बताया गया था कि जब वो यहाँ से परागकोश से निकला और उसी के वर्तिकाग्र पर चला गया, है ना, तो स्वपरागण हो गया। तो वहाँ पे पुंकेसर और वर्तिकाग्र, है ना, मतलब परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही पुष्प में है तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी, या फिर एक ही पौधे के दो पुष्प में है तो भी उसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। तो जब इन दोनों में क्या होती है, परागण होती है तो उसको स्वपरागण कहते हैं। तो याद रखेंगे द्विलिंगी पुष्प मतलब द्विलिंगी पौधे और उभयलिंगी पौधे में हमेशा स्वपरागण होता है, क्योंकि उसमें नर भाग और मादा भाग एक ही पौधे में स्थित रहते हैं। क्लियर हो गया सबको। तो स्वपरागण होने के लिए पौधे को क्या होना चाहिए, अर्थात पौधे के पुष्प को द्विलिंगी या उभयलिंगी प्रकृति वाला होना चाहिए। लेकिन परपरागण कब हो पाएगा, जब पौधा का पुष्प एक लिंगी हो। यदि वो एक लिंगी है, मान लीजिए एक पुष्प एक लिंगी है और उसका क्या हो जाएगा, मतलब नर पुष्प है और उसका मादा पुष्प का यौन है, तो नर पुष्प का परागकण उस एक लिंगी पौधे से बाहर निकलेगा और
दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, है ना। तो यहाँ पे नर पुष्प अलग पौधे पर है और मादा पुष्प अलग पौधे पर है, तो ऐसे को एक लिंगी कहे ना। और इसमें हमेशा पर परागण होता है, क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अर्थात यदि पौधा एक लिंगी है तभी वो क्या हो जाएगा, उसमें परागकण दूसरे पौधे पर जा पाएगा। और यदि पौधा द्विलिंगी रहा तो उसी पौधे का क्या हो जाएगा, मतलब उसी पौधे का पुंकेसर वर्तिकाग्र पर, उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिर गया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे तो स्वपरागण हो गया, है ना। तो इसलिए हमेशा पर परागण होने के लिए पौधे को क्या होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए और उस पुष्प को भी एक लिंगी होना चाहिए, क्लियर। और स्वपरागण के लिए पौधे को द्विलिंगी या उभयलिंगी प्रकृति के होने चाहिए, क्लियर हो गया सबको। चलिए उसके बाद दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या होता है, देखो स्वपरागण में होता क्या है, तो इसमें नर जननांग, अब देखो पौधा द्विलिंगी होता है, मतलब उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों है, ठीक है। और जब पुष्प विकसित होता है तो नर भाग भी विकसित होता है और मादा भाग भी विकसित होता है, तो उसी को कहते हैं कि इसमें नर जननांग, ठीक है, अर्थात पुंकेसर, और मादा जननांग अर्थात स्त्री केसर एक साथ विकसित होते हैं, मतलब साथ साथ परिपक्व होते हैं, साथ साथ विकसित होते हैं, ठीक है। तो स्वपरागण में नर जननांग अर्थात पुंकेसर और मादा जननांग अर्थात स्त्री केसर साथ साथ विकसित होते हैं। लेकिन परपरागण में क्या होता है, परपरागण में तो नर भाग अलग पुष्प में होते हैं, मादा भाग अलग पुष्प में होते हैं, तो वो अलग अलग विकसित होते हैं। तो इसमें बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, जो नर भाग होते हैं और नर भाग अर्थात पुंकेसर और मादा भाग अर्थात स्त्री केसर अलग अलग विकसित होते हैं, ठीक है, अलग अलग विकसित होते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, ठीक है। स्वपरागण हेतु पुष्प को, ठीक है, अनाकर्षक, अनाकर्षक मतलब जिसमें आकर्षण का गुण नहीं पाया जाता, तो स्वपरागण हेतु पुष्प को अनाकर्षक अर्थात छोटे, रंगहीन और गंधहीन, छोटे, रंगहीन और गंधहीन। कहने का मतलब है जैसे गुलाब का फूल होता है, गुलाब का फूल काफी बड़ा होता है, उसमें क्या एक अच्छे से कलर पाया जाता है और उसमें एक विशिष्ट गंध होता है। इसलिए हम जैसे ही क्या करते हैं, गुलाब के फूल को देखते हैं हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, कमल का फूल देखते हैं उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा, रंगहीन और मतलब बड़ा होता है, उसमें रंग होते हैं, है ना, विशिष्ट रंग होते हैं और एक उसमें गंध होता है जो हमको उसकी तरफ आकर्षित करता है। तो ऐसे पुष्प को आकर्षक पुष्प कहते हैं, ठीक है। और जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा, सामान्यतः आप मटर के पुष्प देखेंगे, चने के पुष्प देखे होंगे, है ना, चने के पुष्प देखे होंगे। उसी प्रकार आप लोग जो भाजी वगैरह रहते हैं उसका पुष्प देखे होंगे, मूंगफली का पुष्प देखे होंगे। तो क्या आप इन पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि पहले तो ये छोटे आकार में होते हैं, दूसरा इसमें रंग क्या होता है, अपेक्षाकृत रंग, मतलब अधिकांशतः ये रंगहीन होते हैं, ठीक है, हमारे प्रति आकर्षक रंग के नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर लाइट कलर के होते हैं। और तीसरी चीज यह है कि इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है ना। और पुष्पों को तो हम ज्यादातर गंध के लिए ही क्या करते हैं, मतलब रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेम यही क्रिया होती है कि जो स्वपरागण करने वाले पुष्प होते हैं, ठीक है, स्वपरागण करने वाले पुष्प होते हैं, उनके पुष्प कैसे होते हैं, छोटे साइज के होते हैं और उसमें ना तो रंग पाया जाता है ना तो गंध पाया जाता है। तो ऐसे पुष्प को अनाकर्षक पुष्प कहते हैं। तो अनाकर्षक पुष्प होने के कारण ही इसमें मधुमक्खी क्या होते हैं, नहीं आते, या फिर किसी प्रकार का जीव जंतु इसमें कीट वगैरह नहीं आता, है ना। और वो मतलब कीट आता है तो क्या करता है, जनरली वो परागकण को उठा के दूसरे पुष्प में ले जाता है, लेकिन इसमें कीट वगैरह नहीं आते तो इसके परागकण को उठा के दूसरे पुष्प में नहीं ले जाया जाएगा। तो इसलिए वो परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, स्वपरागण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, स्वपरागण के लिए पुष्प को अनाकर्षक अर्थात छोटे, रंगहीन और गंधहीन होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसमें जो पुष्प होता है उसको कैसा होना चाहिए, आकर्षक अर्थात बड़े और रंगीन तथा गंधयुक्त,
ठीक है, होना चाहिए। क्लियर, समझ गए ना। अब देखो आकर्षित होगा, आकर्षक होगा मतलब ये जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और जब जंतु कीट वगैरह इसकी ओर आकर्षित होते हैं तो आते हैं और पुष्प पे बैठते हैं, और जब पुष्प पे बैठते हैं तो पुष्प के पराग कणों को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और फिर जहाँ दूसरे पौधे में बैठते हैं वहाँ गिरा देते हैं, और इस प्रकार से फिर परागण हो जाता है। ठीक है, अभी हम परागण के प्रकार में और पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको थर्ड पॉइंट। चलिए चौथा, इन पुष्पों में मकरंद, ठीक है, मकरंद जानते हो ना, जिसका मधुमक्खी पान करते हैं, मतलब मकरंद पान करते हैं ना, तो मकरंद उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होती है, मकरंद उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्लियर हो गया सबको। तो क्या बोलते हैं, स्वपरागण करने वाले पुष्प में मकरंद उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, और पर परागण करने वाले पुष्प में मकरंद उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और इसीलिए ठीक है, इसमें क्या होते हैं, किसी प्रकार के कीट वगैरह, मधुमक्खी वगैरह, तितली वगैरह आकर नहीं बैठते, लेकिन इसमें बैठते हैं क्योंकि उसमें मकरंद होता है, तो मकरंद का पान करते हैं। ठीक है, उसको चूसते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वपरागण और परपरागण हेतु अनुकूलताएं हुई, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे हमको देखना है स्वपरागण और परपरागण के लाभ। स्वपरागण होने से हमको क्या क्या लाभ होता है, और परपरागण होने से हमको क्या क्या लाभ होता है, इसका हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। क्लियर है। चलिए तो क्या कहते हैं, पहला कि स्वपरागण की जो क्रिया होती है वो सरलता और सुगमता पूर्वक हो जाती है। ठीक है, सरलता और सुगमता पूर्वक हो जाती है, तो कोई कठिनाई नहीं आती, तो ये हमारे लिए एक फायदेमंद हो गया, है ना। तो स्वपरागण की क्रिया जो है सरलता और सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाती है, लेकिन परपरागण की जो, ठीक है, स्वपरागण की क्रिया सरलता और सुगमता पूर्वक क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। क्लियर हो गया सबको। चलिए उसके बाद यहाँ पे मैं इसको अंतर के तौर पे नहीं बता रही हूँ। चलिए उसके बाद दूसरा होता क्या है कि इसमें अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का मतलब है कि स्वपरागण में तो उसी पौधे का परागकण उसी पौधे के पुष्प के वर्तिका, मतलब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है। तो मान लीजिए उस पुष्प में एक परागण है, तो उसमें से निकल के वर्तिकाग्र पर चला गया, तो और हमको अधिक पराग, क्योंकि एक ही परागण तो वर्तिकाग्र पर जाता है, ज्यादा नहीं जाता है ना, तो हमको ज्यादा परागकण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए बोलते हैं कि इस प्रक्रिया हेतु अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसमें क्या बोलेंगे, तो इसमें क्या होता है, चलिए आगे मैं उसको बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे अंतर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और क्या हो गया, और क्या लाभ होता है, तो हमने कहा कि स्वपरागण के लिए पुष्प को अनाकर्षक, छोटे, रंगीन, गंधीन होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, पुष्प को आकर्षक होने के लिए, है ना, पुष्प को अनाकर्षक होना चाहिए, तो पुष्प को आकर्षक होने की जरूरत है ही नहीं। और जब पुष्प आकर्षक नहीं होता तो उसमें क्या होती है, जो आकर्षक होने में ऊर्जा अपव्यय होने वाली रहती ना, खर्च होने वाली रहती, वो भी बच जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, पौधों को अनाकर्षक होने के लिए ऊर्जा व्यय करना नहीं पड़ा, पौधों को क्या होती है, ऊर्जा बच जाती है ना। तो क्या बोलते हैं कि इस स्वपरागण की क्रिया हेतु पौधे को आकर्षक होने के लिए, रंगहीन और बड़े होने के लिए क्या होना चाहिए, ऊर्जा व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, या ऊर्जा का अपव्यय करना नहीं पड़ता। क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक समझ में आई। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं कि ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे जिसमें परपरागण की क्रिया नहीं होती, उसमें स्वपरागण करवा के फल और बीज उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, मान लो कोई पौधा परपरागण नहीं कर रहा है ना, तो हम उसमें क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवा देते हैं। तो स्वपरागण करवाते हैं तो उसमें निषेचन हो जाता है, फिर फल और बीज बन जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसके लाभ एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। स्वपरागण जो की क्रिया जो होती है वो सरलता और सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है। इस क्रिया में हमको अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद इस पौधे में के पुष्पों को आकर्षक होने, बड़े होने, रंगीन होने के लिए
और गंभीर होने के लिए ऊर्जा व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है या ऊर्जा व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद ऐसे पौधे जिसमें परागण नहीं होता, पर परागण नहीं हो पाता, उसमें स्वपरागण की क्रिया करवाकर उसमें फल और बीज उत्पन्न किए जा सकते हैं। क्लियर? चलिए अब पर परागण के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों के लाभ में अंतर नहीं बनेगा, तो आप बाद में उसका अंतर बना लेना, ठीक है, उसको अच्छे से स्टडी करके बाद में फिर उसका अंतर बना लेना। तो देखिए इसका क्या लाभ है, देखो इसका जो लाभ है ना वो इसका हानि होगा और इसका जो हानि है ना वो इसका लाभ होगा। समझ में आ गया सबको? चलिए देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो पर परागण में क्या बोलते हैं, पर परागण की क्रिया में क्या होते हैं, पुष्प से अधिक संख्या में, देखो पर परागण की क्रिया में हमको अधिक संख्या में फल प्राप्त होता है। लाभ हुआ क्योंकि अधिक संख्या में फल प्राप्त हुआ तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उत्पादन करके इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो पर परागण की क्रिया में क्या होते हैं, किसी पौधे में अधिक संख्या में फल बनते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ तक समझ में आया सबको? अब क्या बोलेंगे कि पर परागण की क्रिया में क्या होते हैं, फलों के अंदर अधिक संख्या में बीज बनते हैं। ठीक है, पर परागण की क्रिया में फलों में अत्यधिक संख्या में बीज बनते हैं। दूसरा लाभ समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या बोलेंगे कि जो पर परागण की क्रिया होती है उसमें पौधे की नई किस्मों का विकास होता है। ठीक है, मतलब पर परागण की क्रिया में विकास होने की संभावना होती है। ठीक है, पर परागण की क्रिया में विकास होने की संभावना होती है। क्यों होती है? क्योंकि इससे जो संतति उत्पन्न होते हैं वो अपनी मातृ पौधे से बिल्कुल अलग लक्षण वाले होते हैं, भिन्न लक्षण वाले होते हैं, इसलिए इसमें विकास की संभावना होती है। क्लियर हो गया सबको? समझ में आई अच्छे से? उसके बाद चौथा लाभ क्या है, तो पर परागण से जो पौधे उत्पन्न होते हैं ना, ठीक है, पर परागण से हम जो भी पौधे क्या करते, मतलब पर परागण से बीज उत्पन्न हुआ और बीज से जब हम पौधे उत्पन्न करते हैं तो वह पौधा पूर्णतः क्या होता है, स्वस्थ होता है और प्रबल होता है। ठीक है, मतलब कमजोर नहीं होता, दुर्बल नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं हमारे पर परागण के 4 लाभ हो गए। एक बार रिपीट कर देती हूँ। पर परागण की क्रिया में अधिक संख्या में फल उत्पादन होता है। उसके बाद पर परागण की क्रिया में फलों के अंदर अत्यधिक संख्या में बीज बनते हैं। और तीसरा है कि पर परागण से जो भी पौधे उत्पन्न होते हैं अपने मातृ पौधे से भिन्न लक्षण वाले होते हैं, जिससे इसमें विकास की संभावना होती है। और पर परागण से उत्पन्न पौधे पूर्णतः स्वस्थ और प्रबल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्वपरागण के लाभ हुए और पर परागण के लाभ हुए। अब देखिए स्वपरागण के क्या क्या हानि है। ठीक है, तो स्वपरागण के क्या क्या हानि है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हमने पर परागण के लाभ लिखे ना वही स्वपरागण का हानि होगा। ठीक है, पर परागण के जो हम लाभ लिखे हैं वही स्वपरागण का हानि होगा। ठीक है, तो स्वपरागण का लाभ है वही पर परागण का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और जो स्वपरागण ये तो इन दोनों को पलटा देना तो क्या हो जाएगा, आपको हानि, एक दूसरे का हानि मिल जाएगा। लाभ तो हमने देख ही लिया, अब हानि भी देख लीजिए कैसे। तो देखिए स्वपरागण की क्रिया में, ठीक है, वहां पे अधिक संख्या में फल बनता है ना, उसको क्या लिखोगे कि कम संख्या में फल बनते हैं। ठीक है, पर परागण की क्रिया, स्वपरागण की क्रिया में कम संख्या में फलोत्पादन होता है, ये एक हानि हो गया। उसके बाद ठीक है, पर परागण की क्रिया में कम संख्या में फल बनता है, ये स्वपरागण की स्वपरागण की क्रिया में कम संख्या में फल बनता है, उसकी हानि हो गई। उसके बाद स्वपरागण की क्रिया में फलों के अंदर में बीजों की संख्या कम होती है। ठीक है, स्वपरागण से उत्पन्न फलों में, ठीक है, फलों में बीजों की संख्या कम होती है, वह बीज हल्के होते हैं तथा छोटे आकार के होते हैं। ये दूसरी हानि हो गई
स्वपरागण की। क्लियर हो गई सबको। उसके बाद इसका तीसरा क्या है, तीसरी हानि क्या है, तो तीसरा हानि में यहाँ पे लिखना है कि स्वपरागण की क्रिया में जो उत्पन्न पौधे होते हैं वो अपने मातृ पौधे के समान लक्षण वाले होते हैं, है ना, मातृ पौधे के समान लक्षण वाले होते हैं, इसलिए इसमें विकास की संभावना नहीं होती। ठीक है, कहने का मतलब है जब वो अपनी मातृ से भिन्न लक्षण वाले होते हैं ना तो विकास की संभावना होती है, जो कि परपरागण में होता है। लेकिन स्वपरागण में क्या होती है, जो उत्पन्न पौधे होते हैं अपने मातृ पौधे के समान होता है, जिससे इसमें विकास की संभावना कम होती है, तो ये भी हमारे लिए हानि है। उसके बाद क्या होते हैं, स्वपरागण से उत्पन्न बीज में जो भी हम पौधे उगाते हैं ना, तो वह पौधा क्या होता है, स्वस्थ नहीं होता, मतलब उसमें स्वस्थता का लक्षण नहीं पाया जाता, अर्थात वह पौधे क्या होते हैं, रुग्ण होते हैं और दुर्बल होते हैं। ठीक है, वह पौधे रुग्ण होते हैं और दुर्बल होते हैं। तो आपको हानि समझ में आया, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। स्वपरागण से उत्पन्न फलों में स्वपरागण से फल उत्पन्न होने की मतलब कम संख्या में फल उत्पादन होता है। उसके बाद स्वपरागण से उत्पन्न फलों में बीज कम संख्या में होते हैं तथा वह हल्के और छोटे आकार के होते हैं। उसके बाद स्वपरागण की क्रिया में विकास की संभावना नहीं होती, क्योंकि इससे उत्पन्न पौधे अपने मातृ पौधे के समान होते हैं, और स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में स्वस्थता का लक्षण नहीं होता, अर्थात वो रुग्ण मतलब रोग युक्त और दुर्बल होते हैं। क्लियर हो गया, मतलब रुग्ण होने की संभावना रहती है और वो दुर्बल होते हैं। क्लियर। अब चलिए देखते हैं परपरागण की क्या हानि है। तो परपरागण की क्रिया होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, परपरागण की जो क्रिया होती है वो बिना माध्यम के संपन्न नहीं होता, क्योंकि इसमें एक पुष्प के मतलब परागकण और वर्तिकाग्र अलग अलग पुष्प में होते हैं। तो एक पुष्प के वर्तिकाग्र को निकलता है तो वो उसको माध्यम चाहिए। जैसे हमको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो हमको माध्यम मोटरसाइकिल, बस या फिर ट्रेन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार जब एक पुष्प का परागकण बाहर निकल कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना चाहता है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और जैसे हमको माध्यम मिलता है तो हम जा पाते, नहीं मिलता तो नहीं जा पाते। उसी प्रकार परागकण को जब माध्यम मिलता है तो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच पाता है, अन्यथा नहीं पहुंच पाता। और जब नहीं पहुंच पाएगा तो परागण की क्रिया तो नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि परागण की प्रक्रिया को संपन्न होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम की अनुपस्थिति में परपरागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। तो ये हमारे लिए हानि हो गई। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि आप सभी जानते हो, मान लीजिए एक पौधे का परागकण बाहर निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंचा, और यदि क्या हो जाएंगे कि वो पौधे ही खराब हो गया या फिर किसी अन्य स्थान पर गिर गया तो वो वर्तिकाग्र तक तो नहीं पहुंच पाया, है ना। तो इसलिए क्या होता है, अधिक संख्या में परागकणों को स्थानांतरित होना पड़ता है, ताकि उनमें से कम से कम उनमें से कोई भी एक परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच सके, है ना। यदि एक परागकण स्थानांतरित होता है तो जरूरी नहीं है कि वो वर्तिकाग्र तक पहुंचे, और जब वो नहीं पहुंचा तो परागण नहीं हुआ। तो इसलिए अधिक से अधिक परागकण स्थानांतरित होते हैं ताकि उनमें से कोई एक परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच ही जा चुके। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं कि परपरागण की क्रिया होने के लिए अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये दूसरी हानि हो गई, है ना, अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा हानि क्या है, तो तीसरा हानि देखो, इसमें हम जनरली देखते हैं कि परपरागण होने के लिए पौधे को आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, आकर्षक होना चाहिए, बड़े होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, गंधीन होने चाहिए। ठीक है, और उसमें मकरंद उत्पादन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी तो उसमें कीट वगैरह आकर्षित हो पाएंगे, है ना। तो इस क्रिया में क्या होता है, जैसे इस क्रिया में पुष्प अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए क्या करते हैं, अत्यधिक ऊर्जा को अपव्यय कर देते हैं। तो ये भी क्या होता है, हमारा एक हानि ही होता है। तो चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। परपरागण की क्रिया होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की अनुपस्थिति में परपरागण की क्रिया असंभव होती है। दूसरा, परपरागण की क्रिया के लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है कि पुष्पों को आकर्षित होने के, ठीक है, आकर्षक बनने के लिए जनरली अधिक मात्रा में ऊर्जा का अपव्यय करना पड़ता है। क्लियर हुआ सबको। तो ये क्या होते हैं, परपरागण के हानि होते हैं। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हमने स्वपरागण और परपरागण क्या है उसको देखा। स्वपरागण और परपरागण होने के लिए क्या क्या अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए, अर्थात अनुकूलताएं होनी चाहिए, उसको भी देखा। उसके बाद हमने देखा कि स्वपरागण और परपरागण किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है और किस प्रकार से हानिप्रद है। तो इसमें जो आपके अनुकूलताएं हैं, लाभप्रद है और हानिप्रद है,
अभी मतलब क्रियाएं हमने यहाँ पे जो पढ़ा है उसको याद रखेंगे, क्योंकि आता है कि इस प्रक्रिया के लाभ लिखे या इसकी क्या क्या हानि है, या स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखे। तो आप जब अनुकूलताएं जानते रहेंगे, उसके लाभ जानते रहेंगे और उसके हानियों को जानते रहेंगे, तो आप आसानी से कम से कम 3 अंतर तो लिख ही सकते हैं। समझ में आया ना सबको? तो आसानी से आप उसमें क्या कर सकते हो, 3 अंतर तो अच्छे से लिख सकते हो। अभी हमने इतने सारे जो भी पॉइंट्स पढ़े उसको लेकर, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे स्वपरागण किस में होता है, द्विलिंगी पुष्प में होता है ना। और द्विलिंगी पुष्प कौन कौन सा है, ठीक है। और उभयलिंगी पुष्प में होता है स्वपरागण, द्विलिंगी और उभयलिंगी। तो आप स्वपरागण के लिए बहुत सारा उदाहरण लिख सकते हो उभयलिंगी पुष्प को लेके, करेला, लौकी जो भी है ना, पपीता। और परपरागण की क्रिया एक लिंगी में जैसे कि पपीता और ताड़ में परपरागण की क्रिया। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सेब में भी लिख सकते हैं, अंगूर में भी लिख सकते हैं परपरागण की क्रिया। क्लियर हुआ ना? और स्वपरागण इस प्रकार से होगा। चलिए, तो इस प्रकार से आप अच्छे से देखेंगे। उसके बाद है देखो क्लिस्टोगैमस पुष्प, ठीक है। क्लिस्टोगैमस पुष्प किसको बोलते हैं? तो जनरली क्या होते हैं, आपने देखा होगा किसी भी पौधे में पहले क्या होती है, पुष्पकलिका होती है, पुष्पकलिका बनती है और फिर वही पुष्पकलिका बाद में क्या होता है, खिलता है और पुष्प बन जाता है ना। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पुष्पकलिका तो बनती है लेकिन उसमें खिलने की क्रिया नहीं होती। वो क्या होता है, बन का बन। जैसे आप गुलाब को देखे होंगे तो गुलाब में पहले पुष्पकलिका बनती है तो ऐसे छोटा सा गोल सा रचना होता है ना। और उसमें पेटल जो ऐसे लिपटे रहते हैं और जब वो खिलता है तो सारे पेटल क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और ऐसे वो खिल जाता है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पुष्पकलिका बना लेकिन उसमें खिलने की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। अर्थात उसमें पुष्पकलिका बनेगा लेकिन उसका पुष्प नहीं खिलेगा। तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस पुष्प बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पुष्पों को क्लिस्टोगैमस पुष्प बोलते हैं। जैसे कि मूंगफली में पुष्पकलिका बनती है लेकिन वो कभी भी खिलता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, वो खिलता नहीं है, तो ऐसे पुष्प को ही हम क्लिस्टोगैमस पुष्प बोलते हैं। अब सोचिए कि मूंगफली का पुष्प तो खिल नहीं रहा है, तो बताओ उसमें कौन सा परागण होगा, ठीक है। आंसर करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना, ठीक।